चर्चा करेंगे समास पर। समास जो मुख्यतः है हमारे, वो 4 प्रकार के भी होते हैं और 6 प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वैसे वैसे हम लोग जानेंगे कब 4 प्रकार के होते हैं और कब 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भी समास के टॉपिक या जो भी समास में पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करेंगे, चाहे वो आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका मतलब जो जिनमें भी हिंदी आपके पूछी जाती होगी उनको टारगेट करके हम लोग जो है वो यहाँ पर कार्य करेंगे और उन सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो वनडे एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला आपका समास आता है, जो पहला समास आता है वो आपका आता है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। बहुत सारे तरीक़ों से आपने अव्ययी भाव समास को पढ़ा होगा, हम लोग एक नए तरीके से अव्ययी भाव समास को पढ़ के देखेंगे और बहुत सरलता से इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बहुत जल्दी ही शब्द को देखकर बता सकते हैं कि क्या वह अव्ययी भाव समास है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक शब्द लगा हुआ है अव्यय, इसमें एक शब्द लगा हुआ है अव्यय। तो इसमें एक शब्द जो अव्यय लगा हुआ है, हम लोग जरा इसको समझ लेते हैं कि अव्यय क्या है। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो हैं जिनका क्या ना होता हो, व्यय ना होता हो, व्यय ना होता हो, जिनका व्यय ना होता हो, जिनका व्यय नहीं होता होगा वो अव्यय हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जिनका खर्च ना होता हो, जो काल स्थित परिस्थिति में बदलते ना हो, वो सारे क्या हो जाएंगे? हमारे अव्यय हो जाएंगे। तो हम एक तो पहली बात क्या है, इसमें जो पूर्व पद होता है, क्या होता है? पूर्व पद मतलब पहला पद, मतलब जो पहले आता है वो प्रधान होता है। तो पूर्व पद प्रधान कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है आपका। और उसमें भी एक शब्द आता है अव्यय। अव्यय को अगर आपने पकड़ लिया तो अव्ययी भाव समास आपसे आराम से हो जाएगा। अब अव्यय में 2 चीजें और आती हैं। अव्यय तो आपने समझ लिया कि जिसका व्यय ना हो वो हो जाएगा आपका अव्यय। और अव्यय में जो 2 और चीजें आती हैं, वो 2 चीजें कौन सी आती हैं ये हम लोग देख लेते हैं जरा। अव्यय में 2 और चीजें आती हैं, एक तो उपसर्ग आ जाता है, क्या आ जाता है? उपसर्ग आ जाता है, और एक निपात आ जाता है। क्या आ जाता है? एक निपात आ जाता है। एक तो उपसर्ग आ जाता है और एक निपात आ जाता है। तो अव्यय कौन से होते हैं? अव्यय वो होते हैं जो हमने अभी बताया, जो बदले ना। ठीक है, जिनका चेंज ना हो। ठीक है, जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा, जैसे पढ़ा दिनों दिन, क्या पढ़ा? दिनों दिन। जैसे आपने सुना होगा रातों रात, रातों रात। जैसे आपने सुना दिनों दिन, सुना आपने रातों रात। जैसे एक उदाहरण होता है ना कि वह दिनों दिन मतलब तरक्की करे, तो वह चाहे स्त्रीलिंग में हो या पुरुष लिंग में हो, दोनों में आप एज इट इज इसी को प्रयोग करते हैं। ठीक है, दिनों दिन को प्रयोग करते हैं। या वह रातों रात लखपति हो गया, या फिर वो रातों रात लखपति हो गई, तो हम इसको चाहे स्त्रीलिंग में प्रयोग करें या फिर पुल्लिंग में प्रयोग करें, दोनों में आपका आता यही है। ठीक है, उपसर्ग में आप लोग समझते हैं उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं और शब्द का मतलब बदल देते हैं। ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है, आ एक उपसर्ग है। जिसमें आपका निर आ जाता है, जिसमें आपका निश आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे उपसर्ग आ जाते हैं। ठीक है, मतलब 18 हिंदी में हो गए आपके, कई प्रकार के उपसर्ग हैं, बहुत सारे लिखने में आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि जहाँ पे उपसर्ग आएगा, जहाँ पे अव्यय आएगा और जहाँ पे निपात आएगा, वहाँ पे होगा क्या। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? निपात। निपात में आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक शब्द हो गया यथा, एक शब्द हो गया तथा। ठीक है, ये जैसे इसी में एक शब्द आपका यथा हो गया, तथा हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है? उपसर्ग है या निपात है। ये जहाँ पर भी लगे होंगे वो कौन सा समास होगा? वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अधिकतर वनडे एग्जाम में आपका यहाँ से फंस जाता है। कुछ थोड़े और ऊपर का लेवल अगर पेपर का होता है तो यहाँ से मिल जाता है आपको, थोड़ा और ऊपर अगर पेपर उठता है तो यहाँ पे आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण होगी। ठीक है, तो जैसे दिनों दिन और रातों रात तो आपने मतलब ऐसे लिखा मिल जाएगा आपको सब किताबों में। ठीक है, आ में जैसे अगर आप जन्म जोड़ दें, ठीक है, तो आजन्म हो जाएगा, जिसका जन्म ना हुआ हो।
निर में ही ऐसे कोई भी शब्द जोड़ करके आप बना सकते हैं, निस में भी आप कोई भी शब्द जोड़ के बना सकते हैं, निष्फल हो गया, निष्काम हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इनमें जैसे आप जोड़ेंगे तो वो उसका अर्थ बदल देंगे, ठीक है। तो यथा में अगर आपने संभव जोड़ दिया, ठीक है, तथा में तथा गुण हो गया, जैसे गुण शब्द आपने इसमें जोड़ दिया तो वो क्या गया, तथा गुण, उसके जैसा गुण, ठीक है। तो ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे, निपात में आ जाएंगे। तो निपात में क्या हो जाएगा, ये अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। एक तो चीजें ये हो गई, 1 2 3 चीजें ये हो गई जो आपको क्या करेंगे, आपको याद रखनी है। जहां पर भी कुछ ऐसे शब्द मिल जाए जो आपको क्या करें, आपको बदलने पड़े, लेकिन वो शब्द ना बदले, भले आप उसका वचन बदल दें, काल बदल दें, लिंग बदल दें या कोई भी बदले, लेकिन वो शब्द नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो अव्यय हो जाता है, ठीक है। उपसर्ग क्या है आप समझते ही हैं और आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे। निपात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उनका अपना खुद का अर्थ होता है। आप एक तरीके से निपात को भी अव्यय की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे आपने बहुत सारे उदाहरण, प्रत्येक हो गया, ठीक है, प्रतिदिन हो गया, प्रतिफल हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये वाली एग्जांपल तो ये हो गए जिनमें क्या लगा था, उपसर्ग लगा था। दिनों दिन, रातों रात हो गया, ठीक है। इधर उधर हो गया, इधर उधर, ठीक है। यहाँ वहाँ हो गया, जहाँ तहाँ हो गया, ठीक है। ये जहाँ पर आएंगे ये क्या है, ये निपात शब्द है। इन्हीं को आप अव्यय भी शब्द भी कैसे कह सकते हो, जिससे ये क्या करते हैं, ये अपना जो अर्थ है वो नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अच्छा, कुछ क्या शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द भी हैं, जैसे एक जो पूछ दिया जाता है, इसको आप नोट करके भी लिख लेंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाए त्रिगंगम, त्रिगंगम या द्विजमुनम, त्रिगंगम या द्विजमुनम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 और 3 लगा है। तो वैसे तो अव्ययभाव समास में गिनतियां नहीं आती हैं आपकी, ठीक है। मतलब गिनतियां जो हैं वो द्विगु समास में आती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है कि अगर किसी नदी के आगे, किसके आगे भैया, नदी के आगे, किसी नदी के आगे अगर क्या आ जाए, संख्या आ जाए आपकी, किसी भी नदी के आगे क्या आ जाए, नदी के आगे आपकी संख्या आ जाए, तो वह समास किस समास में चला जाता है, अव्ययभाव समास में चला जाता है। कई बार ये दोनों क्वेश्चन आपके पिछले प्रीवियस ईयर में पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। त्रिगंगम हो गया, द्विजमुनम हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर कभी भी किसी नदी के आगे कोई भी संख्या लगी हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अव्ययभाव समास लगाना है, द्विगु नहीं लगाना है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। और साथ में आप थोड़ा नोट भी करते चलेंगे, जिससे जब हम लोग आगे की बातें करें तो दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी क्या है, इसमें आपने देख लिया, इसमें 3-4 बातें आपको याद रखनी है। एक तो उपसर्ग याद रखना है, निपात याद रखना है और अव्यय याद रखना है, ठीक है। ये 3 बातें हो गई। उसके बाद आपको ये याद रखना है, अगर किसी भी नदी के आगे कोई भी संख्या आ जाती है तो कौन सा समास होगा भैया, वहाँ पर आपका वहाँ पे आपका अव्ययभाव समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा, ठीक है। अगले में आपके चलते हैं अगले समास पर। अगला जो आपका दूसरा समास होता है, दूसरे समास में हम लेंगे द्वंद्व समास को। दूसरे समास में हम किस समास को लेंगे भैया, द्वंद्व समास को, द्वंद्व समास को, ठीक है। दूसरे में हम किसको लेंगे भैया, द्वंद्व समास को। देखिए, एक तो चीज द्वंद्व में हमको पहले ये समझने वाली है कि द्वंद्व का अर्थ ही क्या होता है, ठीक है। अगर आपने द्वंद्व का अर्थ समझ लिया तो वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी द्वंद्व समास को देखकर ही जानने में, कि देखकर ही आप जान लोगे कि यह द्वंद्व समास है, ठीक है। द्वंद्व का मतलब होता है किन्हीं 2 लोगों में क्या हो, लड़ाई। भाई 2 लोगों में लड़ाई ही तो द्वंद्व कहलाती है। मतलब या तो किसी 2 लोगों में क्या हो, लड़ाई, या फिर 2 लोग किसी प्रतियोगिता, जैसे एक प्रतियोगिता हो किसी में, क्या हो भैया, प्रतियोगिता हो,
ठीक है, लड़ाई हो, प्रतियोगिता हो, प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिद्वंदता हो, ठीक है, तो इन सभी में क्या होगा, द्वंद्व समास होता है। पहले तो एक ये बात समझ लेंगे। अब केवल योजक चिन्ह पर आप नहीं जाएंगे, ठीक है, कि जैसे हम केवल आपको बच्चों वाली परिभाषा लिखा दें कि जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वो द्वंद्व समास होता है, उदाहरण में आप लिख दीजिए माता पिता भाई बहन। प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम ये है कि योजक चिन्ह नहीं भी होगा तब कैसे आप करोगे। बहुत से में ऐसा होता है कि योजक चिन्ह देता ही नहीं है, ठीक है, आजकल थोड़ा सा अपडेट हो गया मामला, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है हमको कि अगर कहीं पर भी हमको दो ऐसे शब्द दिख रहे हैं जहाँ पे लड़ाई हो रही है, ठीक है, जहाँ पर क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, जहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वहाँ पे लड़ाई हो रही है या वहाँ पे कोई प्रतियोगिता हो रही है या प्रतिस्पर्धा चल रही है या प्रतिद्वंदता चल रही है, जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे राम और रावण, राम और रावण, ठीक है, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। अब मान लो ये ना भी दिया हो तो भी हमको समझना है कि राम और रावण में क्या थी, प्रतिस्पर्धा थी, ठीक है, क्योंकि वो उनकी जो पत्नी है उनका हरण करके ले गया था, तो उनको अपनी पत्नी को वहां से वापस लेके आना था, ठीक है। अब जैसे एक आप ऐसे ले लीजिए, भीम और दुर्योधन, भीम और दुर्योधन, इनमें क्या थी, इनमें प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता क्या है कि कौन सर्वश्रेष्ठ जो है वो गदाधारी है, ठीक है, कौन सबसे अच्छी गदा चलाता है, ये बात इन दोनों के बीच में थी। जैसे आजकल के दौर में आप चुनाव का परिप्रेक्ष्य देख रहे होंगे तो आप योगी को भी ले सकते हैं और अखिलेश को भी ले सकते हैं, ठीक है, योगी को भी ले सकते हैं और अखिलेश को भी ले सकते हैं। इन दोनों में आजकल के परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है, प्रतिद्वंदता चल रही है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कोई कुछ की पार्टी कहती है वो अच्छा, दूसरे की पार्टी कहती है वो अच्छा है, और चुनाव जो हुए हैं उनका रिजल्ट अपने टाइम पे देखा जाएगा, जो भी आएगा। कहने का मतलब क्या है, हम लोग कैसे पहचानेंगे द्वंद्व को। द्वंद्व को पहचानने के लिए एक सीधी सी बात है कि हमको क्या देखने हैं, अगर कहीं पर भी प्रतिद्वंदता, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या लड़ाई झगड़े की बात हो रही है तो इसका मतलब है वहाँ पर द्वंद्व समास है, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ वहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, जहाँ पर भी आपको विलोम दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े भैया, विलोम दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े, विलोम दिखाई पड़े, दो विलोम दिए हों, जैसे अभी राम और रावण क्या था, विलोम था एक दूसरे का। जैसे अभी आपने कंस और दुर्योधन और आपने अभी भीम का देखा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, तो विलोम हो गए वो। जैसे दिन रात, जैसे आप देखेंगे दिन रात दिन, ठीक है, सुबह शाम, कोई भी ऐसा चीज जहाँ पर विलोम हो रहा हो, तो विलोम वाले सारे एग्जाम्पल कहाँ जाएंगे, आपके द्वंद्व समास में चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज में क्या हो जाएगा, कहीं पर रिश्तेदारी दिखाई पड़ रही हो, आपको रिलेशन दिखाई दे रहा हो, ठीक है, रिश्तेदारी दिखाई दे रही हो, या ऐसे आप कह सकते हैं संबंध हो, क्या हो भैया, संबंध हो, कहीं पर संबंध आपको दिखाई पड़ रहा हो तो वहां पर भी क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। संबंध में कैसे, जैसे भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन हो गया, ठीक है, माता पिता हो गया, ठीक है, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, ठीक है, गुरु शिष्य हो गया, कुछ भी ऐसा जहां पर संबंध आपको दिखाई दे रहा हो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, या तो एक पॉइंट आपका हो गया विलोम हो या फिर संबंध हो, ठीक है। और विलोम और संबंध में आप अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में ही विलोम का ही जिक्र होता है, ठीक है, तो विलोम को पकड़ के रखिएगा आप लोग। तीसरा क्या है कि कभी कभार जैसे आ जाए आपका 35, ठीक है, या फिर आपका आ जाए कोई भी संख्या 11, ठीक है, कोई भी संख्या ऐसी आ जाए, ठीक है, तो संख्याएं आपकी कहाँ जाती हैं, संख्याएं आपकी जाती हैं जो है वो द्विगु समास में। लेकिन द्विगु समास में जो संख्याएं जाएंगी वो मेनली, जैसे आप एक संख्या पढ़ते हैं ना गणित में, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर आपकी 9 तक होती है, तो यहाँ पर आपको 0 से नहीं लेना है, यहाँ से आपको 1 से लेकर 9 तक ले लेना है। 1 से 9 तक छोड़ दीजिए, अगर 1 से 9 के अलावा कोई भी संख्या आती है तो वो कहाँ जाएगी, वो द्वंद्व में जाएगी।
1 से 9 तक भी कोई संख्या आती है वो छोड़ दीजिए, और उसके अलावा अगर कोई संख्या आती है तो वो द्वंद्व में जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है, अगर कोई संख्या समूह बना रही है तो उसको द्वंद्व में नहीं ले जाना है, उसको द्विगु में ही ले जाना है। द्विगु में क्यों ले जाएंगे वो हम लोग द्विगु पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या होता है? 8 अध्यायों का समूह, ठीक है। या सतसई, सतसई क्या है? 700 दोहों का समूह। तो सतसई द्वंद्व में नहीं जाएगा, ठीक है, द्विगु में जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि सतसई क्या है? एक समूह है, समूह को हम लोग द्वंद्व में नहीं रखेंगे। हम लोग जैसे 35 को लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? 30 और 5। तो और शब्द आ गया यहाँ पर। योजक चिन्ह का मतलब ही और होता है भैया, योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है? और होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कितनी बातें याद रखनी है द्वंद्व के लिए? द्वंद्व के लिए हमको मेनली 3 बातें याद रखनी है। द्वंद्व में हमको 3 बातें याद रखनी है। पहली बात तो हमको क्या करना है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो भैया, लड़ाई हो रहा हो, तो लड़ाई हो रहा हो, प्रतियोगिता हो रही हो, प्रतिस्पर्धा हो रही हो, ठीक है, मतलब 2 लोगों के बीच में टकराव की स्थिति महसूस हो आपको किसी भी उदाहरण, किसी भी शब्द में, जैसे, तो वहां पर द्वंद्व हो जाएगा। तीसरा क्या हमने अभी बताया? विलोम शब्दों का। विलोम शब्द जो है आपके, मेनली विलोम शब्द अगर आप पकड़ के चलेंगे तब भी आपसे 95% क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, अगर विलोम पकड़ के आप चलेंगे, ठीक है। अगर संबंध आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है, संबंध आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है, संबंध आपको कहीं पर दिखाई पड़ रहा है, तो संबंध वाले भी आपके हो जाएंगे द्वंद्व में, ठीक है। और एक जो होता है फुटकर में गिनतियां, जिनका समूह ना बन रहा हो, बिना समूह की गिनती, बिना समूह की गिनतियां, बिना समूह की गिनतियां, बिना समूह की गिनतियां। अगर बिना समूह की गिनतियां है, 35 है, 45 है, 39 है, 60 है, 20 मत लीजिएगा, 20 में समूह बन जाएगा, ठीक है। 31 है, 41 है, 32 है, 35 है, कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें आपकी द्वंद्व में आ जाएंगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज दो चीज़ें डिस्कस कर ली यहाँ पे आपसे। पहला आपने अव्यय भाव डिस्कस कर लिया, दूसरा हम लोगों ने द्वंद्व डिस्कस कर लिया, ठीक है। दो समास हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए। अव्यय भाव में 3 चीज़ें हमको याद रखनी है। एक तो अव्यय याद रखना है, अव्यय याद रखना है, अव्यय याद रखना है। अव्यय नहीं होगा वहां पर तो वहां क्या होगा? निपात होगा, और अगर निपात भी नहीं होगा तो वहां पे उपसर्ग होगा, ठीक है। ये 3 चीजें होंगी मेनली, और ये कहाँ पे होंगी? ये आपके अव्यय भाव समास में होंगी, ठीक है। और द्वंद्व में क्या होगा? द्वंद्व में या तो लड़ाई हो रही होगी, क्या हो रही होगी भैया? लड़ाई हो रही होगी, या कोई ना कोई विलोम आपको दिया गया होगा, या तो कोई ना कोई आपको विलोम दिया गया होगा, विलोम भी नहीं दिया गया होगा तो प्रतियोगिता के भाव आपको दिखाई दे रहे होंगे, प्रतियोगिता के भाव आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। प्रतियोगिता के भाव भी आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे अगर फुटकर में कोई गिनतियां आपको दे दी जाए, बिना समूह की गिनतियां अगर आपको दे दी जाए, गिनती समूह रहित गिनती अगर आपको दे दी जाए तब भी आपकी उसी में आएंगी वो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 समास डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के जो समास है वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर और आप लोगों का काम सिर्फ इतना है, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जिन लोगों तक आप पहुंचा सकते हो पहुंचा दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे और पूरी वनडे की जितनी भी हिंदी है उसको समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।